नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा, भारत धार्मिक बौद्ध स्थलों को विकसित करने और बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर में अभिधम्म दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा, पर्यावरण से जुड़ी अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान बुद्ध के दिखाए मार्ग से संभव। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 6-7 वर्षों में एनडीए सरकार ने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण संभव। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिन के बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। राजस्थान में मार्च 2020 के बाद से पहली बार कल कोविड का एक भी नया मरीज सामने नहीं आया। पिछले 70 दिनों में राज्य में एक भी कोविड से मौत की खबर नहीं। भारत तेजी से 100 करोड़ कोविड टीके लगाने के करीब पहुंच रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 99 करोड़ 12 लाख से अधिक टीके लगाए गए। उत्तराखंड में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 47 लोगों की मौत और 5 लोग लापता। मौसम विभाग ने केरल में कम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री आज शाम वैश्विक तेल और गैस क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बातचीत करेंगे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सूडान में भारत की कला और हस्तशिल्प का प्रदर्शनी करने के लिए आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम दुबई में दूसरे अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वतंत्रता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष क्विज कार्यक्रम शुरू किया है। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होने वाला ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, तमिलनाडु में पंचलान कुरुची किला किस महान योद्धा के स्मारक के रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है वीरा पांड्या कोट्टाबोमन। पंचलान कुरुची किले का निर्माण प्रसिद्ध योद्धा वीरा पांड्या कोट्टाबोमन और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उनके वीरतापूर्ण संघर्ष के स्मारक के रूप में किया गया था। आकाशवाणी को दुनिया भर से बड़ी संख्या में अपने श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं KIIT विश्वविद्यालय भुवनेश्वर, ओडिशा की वाणीश्री सदाशिवम। मेरा नाम वाणिश्री सदाशिवम। मैं भुवनेश्वर ओडिशा की निवासी हूँ। ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानियों रमादेवी चौधरी, वीर सुरेंद्र साय, बख्शी जगबंधु, लक्ष्मण नायक जैसे अनगिनत सेनानियों ने स्वाधीनता के साथ देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। आज आकाशवाणी की अमृत महोत्सव क्विज की विजेता बनने में बहुत खुश हूँ। ये महोत्सव है आजादी के इतिहास का नए संकल्पों के साथ आत्मनिर्भर भारत की ओर। जय हिंद।
श्रोताओं के लिए अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 25 अक्टूबर को प्रसारित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बौद्ध दर्शन का केंद्र है। उन्होंने कहा कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन महात्मा बुद्ध को श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करते हुए कहा कि धार्मिक नगरी कुशीनगर अब दुनिया से जुड़ गया है। विश्व भर के बौद्ध समाज की श्रद्धा का, आस्था का, प्रेरणा का केंद्र है। आज कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये सुविधा एक प्रकार से उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है। भगवान बुद्ध के ज्ञान से लेकर महापरिनिर्वाण तक ये संपूर्ण यात्रा का साक्षी ये क्षेत्र आज सीधे दुनिया से जुड़ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत धार्मिक बौद्ध स्थलों को विकसित करने और बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज विश्व पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है, लेकिन अगर हम बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलेंगे तो सभी समाधान मिल जाएंगे। अभिधम्म दिवस के अवसर पर कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इससे पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले 7 साल में 54 नए हवाई अड्डे बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में ये 9वां हवाई अड्डा है और आने वाले समय में 17 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश राज्य में अकेले हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। और जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है वही स्थिति भारत की है। 70 साल में केवल 74 हवाई अड्डे देश में थे और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया 7 साल के अंदर 54 हवाई अड्डे भारत में स्थापित करके 128 हवाई अड्डे आज स्थापित हो चुके हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये कनेक्टिविटी विकास की एक नई उड़ान को अपने साथ लेकर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी हर एक शहर के साथ जुड़ी है और ये एयर कनेक्टिविटी केवल वायु सेवा के साथ एक स्थान को दूसरे स्थान को जोड़ने का माध्यम नहीं बना है, विकास की ढेर सारी योजनाओं को भी अपने साथ लेकर के आ रही है। विकास की एक नई उड़ान के साथ आ रही है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का 3रा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश 11 नए एयरपोर्ट पर कार्य कर रहा है। श्रीलंका के खेल मंत्री नमल राजपक्ष ने कहा कि बौद्ध दर्शन भारत की तरफ से श्रीलंका को सबसे बड़ा उपहार है। उन्होंने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से इस धार्मिक स्थल के लिए विमान संपर्क उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। The greatest gift that Sri Lanka has ever got from India is Buddhism. Ever since it arrived, the relationship between people to people in our countries have been growing strength to strength. We believe that this will not only benefit the Sri Lankans, but everyone all over the world. It symbolizes the role India has played in our history and the role India will play in the future. उत्तर प्रदेश में बनने वाले अन्य हवाई अड्डों के बारे में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। वर्ष 2017 तक प्रदेश में केवल 4 हवाई अड्डों से नियमित उड़ानें थीं, लेकिन अब 9 शहर हवाई मार्ग से जुड़ चुके हैं। ये शहर हैं लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, कानपुर, बरेली, गाजियाबाद और कुशीनगर। ग्रेटर नोएडा के जेवर हवाई अड्डे के 2024 के मध्य तक तैयार होने की उम्मीद है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। इन दोनों हवाई अड्डों के बनने के बाद प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 5 हो जाएगी। फिलहाल 10 शहरों में हवाई अड्डों का निर्माण चल रहा है। ये हैं अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट, सोनभद्र, आगरा, सहारनपुर, नोएडा और अयोध्या। आदित्य शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश कोविड वैक्सीन लगाने के मामले में पहले स्थान पर है और केंद्र तथा राज्य सरकारें मिलकर राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कुशीनगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखने के अवसर पर एक समारोह में ये बात कही। उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 6-7 वर्षों में एनडीए सरकार लोगों को ये विश्वास दिलाने में सफल रही है कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण संभव है।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राजनीतिक इच्छाशक्ति से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है और सरकार प्रशासनिक स्तर पर लगातार सुधार कर रही है। भ्रष्टाचार, करप्शन, छोटा हो या बड़ा, वो किसी न किसी का हक छीनता ही है। ये देश के सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित करता है, राष्ट्र की प्रगति में बाधक होता है और एक राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिक शक्ति को भी प्रभावित करता है। आप सभी साथियों पर, जिन संस्थानों से आपका संबंध है, उन पर करप्शन रूपी अन्याय को खत्म करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तेल और गैस क्षेत्र के विश्व के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार के 3 दिन के दौरे पर आज दोपहर बाद पटना पहुंचे। राज्यपाल फागू चौहान, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कई गणमान्य व्यक्तियों ने हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति की अगवानी की। राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति कोविंद कल बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि शताब्दी समारोह के माध्यम से नई पीढ़ी विधानसभा के गौरवशाली अतीत के बारे में जान सकेगी। बिहार का संदेश देश और दुनिया में हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों के द्वारा गया है, उसको स्मृत करने, उसको जानने के लिए, नई पीढ़ी को बताने के लिए और बिहार के गौरवशाली इतिहास से देश दुनिया को परिचित कराने के लिए ये शताब्दी वर्ष बहुत ही ऐतिहासिक रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 100 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 99 करोड़ 12 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 14,623 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 19,400 स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.14% हो गई है। ये पिछले वर्ष मार्च के बाद सर्वाधिक है। राजस्थान में पिछले वर्ष मार्च के बाद से पहली बार कल कोविड का एक भी मरीज सामने नहीं आया। कल करीब 18,000 नमूनों की जांच की गई। राज्य में स्वस्थ होने की दर 99.57% है। पिछले 70 दिनों में राज्य में कोविड से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। भारत का टीकाकरण ये ही जान बचाएगा, ये संकट दूर भगाएगा। मिलकर विश्व बचाएं सबकी जिम्मेदारी, ये संकट दूर भगाएं जन जन भागीदारी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा, भारत धार्मिक बौद्ध स्थलों को विकसित करने और बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर में अभिधम्म दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा,
पर्यावरण से जुड़ी अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान बुद्ध के दिखाए मार्ग से संभव। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 6-7 वर्षों में एनडीए सरकार ने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण संभव है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिन के बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। राजस्थान में मार्च 2020 के बाद पहली बार कल कोविड का एक भी नया मरीज सामने नहीं आया। पिछले 70 दिनों में राज्य में कोविड से एक भी मौत की खबर नहीं है। भारत तेजी से 100 करोड़ कोविड टीके लगाने के करीब पहुंच रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 99 करोड़ 12 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। उत्तराखंड में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 47 लोगों की मौत और 5 लोग लापता। मौसम विभाग ने केरल में कम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री आज शाम वैश्विक तेल और गैस क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बातचीत करेंगे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सूडान में भारत की कला और हस्तशिल्प का प्रदर्शन करने के लिए आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज दुबई में दूसरे अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सूडान में खार्तूम में भारतीय दूतावास परिसर में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया। इसमें भारतीय कला और हस्तकला प्रदर्शित की जाएगी और सूडान के लोगों को इसके बारे में जानने का अवसर मिलेगा। श्री मुरलीधरन ने कहा कि भारत सरकार सूडान में भारतीय समुदाय के कल्याण और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आज सवेरे सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों के संदिग्ध स्थान पर पहुंचते ही आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आतंकी मारे गए। इनकी पहचान की जा रही है। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। उत्तराखंड में वर्षा से संबंधित घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है, जबकि 5 लोग अब भी लापता हैं। राज्य में कुमाऊं क्षेत्र पर बारिश का सबसे बुरा असर पड़ा है। नैनीताल में सबसे अधिक 27 लोगों की मृत्यु हुई है। सबसे अधिक मृत्यु नैनीताल जिले में हुई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाने के निर्देश दिए। अभी तक ऑफिशियली हमारे पास 46 लोगों की कैजुअलिटी होने का समाचार मिला है। अभी 11 लोग उसमें अभी मिसिंग हैं। कुछ घायल लोग हैं, उन सबको मिलाकर चूंकि अभी का आंकड़ा 46 का है। इस बीच गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए फिर खोल दिया गया है। केरल में लगातार हो रही वर्षा में कमी आई है। मौसम विभाग ने केरल के संबंध में नया अलर्ट जारी किया है। नई अधिसूचना के अनुसार पथनमथिट्टा, कोट्टायम और इडुक्की जिलों के लिए कल जारी किए गए ऑरेंज अलर्ट वापस ले लिया गया है। अब राज्य के 11 जिलों में कुछ स्थानों पर बहुत अधिक वर्षा के अनुमान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2020 क्रिकेट विश्व कप में भारत अपने दूसरे अभ्यास मैच में आज शाम दुबई में ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलेगा। ये मैच 3:30 बजे से शुरू होगा। भारत का पहला मैच 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ होगा। आकाशवाणी विश्व कप का आंखों देखा हाल प्रसारित करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। और अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है कृष्ण भक्त और कवयित्री मीराबाई को। भारत भूमि में ऐसे कई संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने अपनी भक्ति रचनाओं से भक्तों को उनके आराध्य तक पहुंचने का मार्ग आसान बनाया है। इन संतों में मीराबाई का स्थान बहुत विशिष्ट है। अधिकांश लोगों का मानना है कि मीरा का जन्म 1498 में राजस्थान में मेड़ता के एक राज परिवार में हुआ था। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र और मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ संपन्न हुआ। 1521 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद मीराबाई धीरे धीरे संसार से विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी।
वे मंदिरों में जाकर कृष्ण की मूर्ति और कृष्ण भक्तों के सामने घंटों नाचती रहती थीं। मीराबाई का इस प्रकार से नाचना गाना उनके ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगा। बताया जाता है कि उन्हें मारने के लिए कई बार विष देने का भी प्रयास किया गया। मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की, बरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ के पद। इनके अलावा मीराबाई के गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में भी किया गया है। ऐसा माना जाता है कि 1560 में मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति में ऐसी खोई कि इसके बाद उन्होंने दुनिया से ही विदा ले ली। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति में हृदय की गहराई से विरह अनुभूति के जो पद लिखे, वे भक्ति परंपरा की अनमोल धरोहर बन गए। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों पर आधारित 75 कड़ियों का कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। परिक्रमा कार्यक्रम में आज शाम 4:45 पर इसे प्रसारित किया जाएगा। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। 20 अक्टूबर 1914 को भूपेश गुप्ता का जन्म ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रांत के तत्कालीन मयमनसिंह जिले के इटना में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अध्ययन किया। वो जब स्कूल में पढ़ते थे तभी बंगाल के क्रांतिकारियों में शामिल हो गए थे। उन्हें 4 साल से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया था। बाद में भूपेश लंदन चले गए और भारतीय कम्युनिस्टों के गुप्त दल में शामिल हो गए। उन्होंने ब्रिटिश जनता के बीच इंडिया लीग के प्रचार के कार्य में सक्रिय रूप से भाग लिया और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए उन पर दबाव डाला। भूपेश गुप्ता वर्षों जेल में बिताने के कारण खराब स्वास्थ्य के बावजूद ब्रिटिश पुलिस से बचकर अकेले सक्रियता से जुटे रहे। उनका दायरा केवल कम्युनिस्टों तक ही सीमित नहीं था। कई युवा, बूढ़े और अन्य लोग उनकी ओर खिंचे चले आते थे। ये आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनके मित्रों में फिरोज गांधी और इंदिरा नेहरू भी थीं और उनके साथ उनकी दोस्ती कई उतार चढ़ाव के बावजूद बनी रही। वे तीनों युद्ध काल के दौरान एक ही नाव से घर लौटे। वापस आकर भूपेश गुप्ता ने कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ समय के लिए पीसी जोशी के अधीन काम किया। 1941 में वे खुलकर सामने आए और बंगाल में सक्रिय हो गए। वे ज्योति बसु के साथ फ्रेंड्स ऑफ द सोवियत यूनियन की स्थापना करने वाले लोगों में से शामिल थे। ब्रिटेन में बिताए गए दिनों से ही दोनों एक दूसरे के करीब थे। उनके बीच ये घनिष्ठ मित्रता 1964 में कम्युनिस्ट आंदोलन विभाजित होने तक निर्बाध रूप से जारी रही। इसके बाद भूपेश ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रहने का विकल्प चुना, जबकि ज्योति बसु मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में शामिल हो गए। आजादी के समय तक भूपेश गुप्ता बंगाल में एक युवा लेकिन महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में उभर चुके थे।
उनका इरादा नई ऊंचाइयों को छूने का था। भूपेश 3 अप्रैल 1952 से अपनी मृत्यु तक 5 बार पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के सदस्य रहे। वे एक कुशल सांसद थे। भूपेश गुप्ता अन्याय या असमानता के खिलाफ खड़े होने और राष्ट्रीय गरिमा को बनाए रखने के लिए अपने अदम्य साहस के लिए जाने जाते थे। राज्यसभा में निर्भीकता से अपना तर्क रखने के भूपेश के कम से कम 100 प्रसंगों का वर्णन किया जा सकता है। 6 अगस्त 1981 को मॉस्को में उनका निधन हो गया। वीएस अच्युतानंदन का जन्म 20 अक्टूबर 1923 को पुन्नापरा अल्पुझा त्रावणकोर में शंकरन और अक्कम्मा के घर हुआ था। चूंकि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही माता पिता दोनों को खो दिया था, इसलिए उन्हें 7वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन और कम्युनिस्ट आंदोलन में भाग लिया। बाद में वीएस अच्युतानंदन ने कुटनाडु में कृषि श्रमिकों को संगठित किया और शासकों के खिलाफ आंदोलन किया। 16 साल की उम्र में वो कॉयर फैक्ट्री श्रमिकों के एक समर्पित व्यवस्थापक बन गए। वो अपनी सादगी, समर्पण और गहन अध्ययन के लिए जाने जाते थे। त्रावणकोर के दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर की नीतियों के खिलाफ पुन्नापरा वायलार विद्रोह में वीएस अच्युतानंदन सबसे आगे थे। त्रावणकोर के दीवान त्रावणकोर में अमेरिकी मॉडल की सरकार स्थापित करना चाहते थे। वीएस अच्युतानंदन को 28 अक्टूबर 1946 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के दौरान 5.5 साल जेलों में बिताए और 4 साल भूमिगत रहे। वीएस अच्युतानंदन संसदीय राजनीति में भी सक्रिय रहे। वे 7 बार केरल विधानसभा के सदस्य चुने गए। 2006 में 82 साल की उम्र में वो केरल के 11वें मुख्यमंत्री बने। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर देश के समृद्ध अतीत और गरिमापूर्ण संस्कृति में महर्षि वाल्मीकि के महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उत्तर भारत में श्रीनगर, लेह, गिलगित, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजोल, अगरतला और गुवाहाटी में बादल छाए रहने और 1-2 स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान है। ईटानगर और गंगटोक में हल्की वर्षा का अनुमान है। विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम और पुदुचेरी में बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश की संभावना है। इन क्षेत्रों में तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा, भारत धार्मिक बौद्ध स्थलों को विकसित करने और बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर में अभिधम्म दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा, पर्यावरण से जुड़ी अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान बुद्ध के दिखाए मार्ग से संभव। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 6-7 वर्षों में एनडीए सरकार ने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण संभव। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिन के बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। राजस्थान में मार्च 2020 के बाद से पहली बार कल कोविड का एक भी नया मरीज सामने नहीं आया। पिछले 70 दिनों में राज्य में कोविड से एक भी मौत की खबर नहीं। भारत तेजी से 100 करोड़ कोविड टीके लगाने के करीब पहुंच रहा है।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 99 करोड़ 12 लाख से अधिक टीके लगाए गए। उत्तराखंड में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 47 लोगों की मौत और 5 लोग लापता। मौसम विभाग ने केरल में कम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री आज शाम वैश्विक तेल और गैस क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बातचीत करेंगे और विदेश राज्य मंत्री वे मुरलीधरन ने सूडान में भारत की कला और हस्तशिल्प प्रदर्शनी करने के लिए आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।